Hello friends, welcome back to the channel. In our previous video, we discussed provisions regarding salary as per the Income Tax Act 2025. आज इस वीडियो में हम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 20 से 25 तक पूरा एक ही बारी में कवर करेंगे। चार्जेबिलिटी से लेके डीम्ड ओनरशिप, जीएवी, एनएवी, डिडक्शंस, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एरियस ऑफ रेंट और को ओनरशिप तक। और लास्ट में एक मास्टर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिससे तुम एक बार रिवाइज करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और एक बात, ये चैप्टर दिखने में छोटे सेक्शंस की वजह से ईजी लगता है, लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ट्रैप्स भी दिखते हैं, जैसे वैकेंसी वर्सेस अनरियलाइज रेंट का कन्फ्यूजन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का अमोर्टाइजेशन, एसओपी की लिमिट्स, ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो हाँ, सिर्फ हम थ्योरी नहीं बल्कि हर एक ट्रैप को भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। एक रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसको एक रिवीजन वीडियो की तरह बनाया है। मतलब अगले अटैम्प्ट से पहले अगर तुम ये वीडियो देख लो तो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो प्लीज़ फ़ोन साइड पे रखो, नोटबुक निकालो और एंड तक साथ चलो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 20, चार्जेबिलिटी सेक्शन। सबसे पहला सवाल, कोई भी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कब टैक्सेबल होगी? इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों एक साथ। अगर एक भी मिस हो गई तो ये हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडीशन फर्स्ट, फिजिकल नेचर। प्रॉपर्टी बिल्डिंग और लैंड अपेरेंटो देयर टू होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बिल्डिंग होनी चाहिए या उस बिल्डिंग के साथ अटैच लैंड, जैसे ही कंपाउंड, गार्डन, पार्किंग एरिया। सिर्फ खाली प्लॉट ऑफ लैंड जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है वो इस हेड में नहीं आता। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। सेकंड कंडीशन, ओनरशिप। प्रॉपर्टी एसएससी के ओनरशिप में होनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकम टेनेंट को नहीं, ओनर को टैक्सेबल होती है। चाहे रेंट किसी और को मिले थ्रू सम अरेंजमेंट, टैक्स ओनर के हाथ में ही लगेगा। थर्ड कंडीशन, नॉन बिजनेस यूज़। प्रॉपर्टी एसएससी के अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। आओ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो डॉक्टर शर्मा जयपुर में रहते हैं। उनका एक 2 मंजिला घर है। ग्राउंड फ्लोर पे उनका खुद का क्लिनिक है और फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर जहाँ क्लिनिक चल रहा है वो उनके प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस पोर्शन का कोई भी नोशनल प्रॉफिट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वो उनके पीजीबीपी के थ्रू ही कवर हो जाता है, जहाँ उन्होंने डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑलरेडी क्लेम कर लिए होंगे। लेकिन फर्स्ट फ्लोर जहाँ वो खुद रहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगा। और हम आगे देखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से उसकी एनुअल वैल्यू निल होगी। अब यहाँ पे एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी डॉक्टर शर्मा के ओनरशिप में है तो उसको भी नोशनल रेंट कैलकुलेट करके हाउस प्रॉपर्टी में डाल दें। लेकिन नहीं, जिस मोमेंट प्रॉपर्टी एसएससी खुद अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, उस पोर्शन के लिए सेक्शन 20 की तीसरी कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब वो प्रॉपर्टी इस हेड के दायरे से बाहर चली जाती है पूरी तरह। और एक छोटा सा वेरिएशन भी देख लो। अगर डॉक्टर शर्मा अपना क्लिनिक किसी दूसरे डॉक्टर को रेंट पे देते हैं तो फिर वो उनके अपने बिजनेस में नहीं आ रहा। अब वो नॉर्मल लेट आउट प्रॉपर्टी बन जाता है और जीएवी और एनएवी की कैलकुलेशन अप्लाई होती है। एग्जाम टिप, जब भी क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस लिखा हो तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस पोर्शन का हाउस प्रॉपर्टी से निकाल के पीजीबीपी में डालना होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25, डीम्ड ओनरशिप। अब देखो, नॉर्मली तो लीगल ओनर ही टैक्स देता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ सिचुएशंस बनाई हैं जहां लीगल ओनर की कोई और है लेकिन टैक्स किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लगता है। उसको बोलते हैं डीम्ड ओनर। सेक्शन 25 में इसकी 5 कैटेगरीज दी गई हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैटेगरी 1, ट्रांसफ़र टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दी है, मतलब बिना प्रॉपर प्राइस लिए या गिफ्ट में, तो लीगल ओनर स्पाउस या बच्चा बन जाएगा। लेकिन टैक्स ट्रांसफ़र यानी देने वाले के हाथ में ही लगेगा। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर स्पाउस अलग रह रही है या प्रॉपर्टी मैरिड माइनर डॉटर को दी गई है, इन दोनों केस में ये क्लबिंग नहीं होगी। आओ इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर वर्मा ने अपनी वाइफ मिसेस वर्मा को एक फ्लैट गिफ्ट में दिया है बिना कोई कंसिडरेशन के। उस पर उनको रेंट मिलता है 20,000 पर मंथ। ये इनकम मिसेस वर्मा के नाम पे नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा के टोटल इनकम में ही टैक्सेबल होगी क्योंकि वो डीम्ड ओनर है। कैटेगरी 2, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट। ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती।
फॉर एग्जांपल जैसे रॉयल फैमिलीज़ की एस्टेट्स, इसका जो भी करंट होल्डर है उसको इंडिविजुअल ओनर ट्रीट किया जाएगा। कैटेगरी 3, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी या कंपनी अपने मेंबर को एक बिल्डिंग अलॉट या लीज करती है अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम, तो लीगल टाइटल चाहे सोसाइटी के पास हो, टैक्स उस मेंबर के हाथ में ही लगेगा जिसको फ्लैट अलॉट हुआ है। फॉर एग्जांपल एक CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने मिस्टर अय्यर को एक फ्लैट अलॉट किया मुंबई में, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। फिर भी मिस्टर अय्यर ही डीम्ड ओनर होंगे और उन्हीं के हाथ में टैक्स लगेगा। कैटेगरी 4, पार्ट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 53A। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर तुमने अब प्रॉपर्टी खरीदी, पोजेशन ले ली, पेमेंट भी कर दी, लेकिन सेल डीड रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A के अंडर तुम डीम्ड ओनर बन जाते हो, चाहे लीगल टाइटल सेलर के नाम पे ही क्यों ना हो। कैटेगरी 5, लेसी अंडर अ लॉन्ग टर्म लीज। अगर किसी ने प्रॉपर्टी 12 साल या उससे ज़्यादा एक लीज पे ली है तो वह एक्वायरर भी डीम्ड ओनर बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने फैक्ट्री लैंड 15 साल की लीज पे ले ली। सिंस ये 12 ईयर से ज़्यादा है, कंपनी डीम्ड ओनर बन जाएगी उस लैंड की हाउस प्रॉपर्टी पर्पज़ के लिए। नाउ वन एग्जाम टिप, इन 5 कैटेगरीज को याद करने की ट्रिक। SIPCL, स्पाउस या माइनर इम्पार्टेबल एस्टेट, पार्ट परफॉर्मेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लॉन्ग टर्म लीज। एक बार निमोनिक याद हो जाए तो MCQ भी मिस नहीं होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये सेक्शन एग्जामिनर का फेवरेट है। लीगल ओनर कोई भी हो, अगर तुम्हारे पास इन 5 सिचुएशन में से कोई भी मैच हो रही है तो टैक्स डीम्ड ओनर के हाथ में लगेगा लीगल टाइटल के बावजूद। ये लाइन अगर तुम अपने आंसर शीट में लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21, कंप्यूटिंग नेट एनुअल वैल्यू। अब आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पे, जो है नेट एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन। ये समझ लिया तो आधा चैप्टर कवर हो जाएगा। प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रेंट। ये वो रेंट है जिस पर प्रॉपर्टी रीजनेबली साल भर के लिए लेट हो सकती है। इसको जनरली म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर लेकर उसकी स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके जो भी लोअर हो वो एक्सपेक्टेड रेंट माना जाता है। सेकंड, एक्चुअल रेंट। ये वो रेंट है जो एनर को एक्चुअली मिला है या मिलना ड्यू है। स्टेप 3, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 1 और स्टेप 2 में से जो भी हायर है वो GAV बन जाता है। फिर GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि टैक्सेस लोकल अथॉरिटी ने लेवी किया हो और ओनर ने टैक्स ईयर के अंदर एक्चुअली पे किया हो। सिर्फ प्रोविज़न बनाना काफ़ी नहीं है, पेमेंट होना ज़रूरी है। GAV minus municipal tax is net annual value. There is the short formula for the above calculation. Now let's do a full formula for this. मिस्टर राकेश गुप्ता ने एक प्रॉपर्टी है पुणे में, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,40,000, फेयर रेंट 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट 2,50,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 2,20,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 1, एक्सपेक्टेड रेंट, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट। सो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 2,50,000, actual rent received is 2,20,000, so our GAV will be higher of 2,50,000, not 2,20,000, which will be 2,50,000. Now we will deduct municipal taxes from the same, which is 50,000 because it is actually paid during the year. So our NAV will come 2,50,000 minus 15,000, 2,35,000. ये नंबर हम आगे कैरी करेंगे जब हम डिडक्शंस निकालेंगे। नाउ वन एग्जाम टिप, स्टैंडर्ड रेंट हमेशा एक सीलिंग की तरह काम करता है एक्सपेक्टेड रेंट पे, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट कभी नहीं हो सकता। नाउ लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैकेंसी वर्सेस अनरियलाइज्ड रेंट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मोस्टली कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से देखते हैं। वैकेंसी स्कैनेरियो ये है कि प्रॉपर्टी लेट आउट है लेकिन पूरे साल या कुछ पार्ट के लिए वैकेंट रही है। अगर इसी वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया तो GAV को एक्चुअल रेंट ही माना जाता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड रेंट था 1,20,000, प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए वैकेंट रही
तो एक्चुअल रेंट मिला ओनली 1 लाख। सो ये शॉर्टफॉल सिर्फ वैकेंसी की वजह से है, तो GAV विल बी 1 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट नहीं। नेक्स्ट अनरियलाइज रेंट, यहाँ स्कैनेरियो अलग है। टेनेंट ने रेंट दिया ही नहीं, मतलब रेंट ड्यू है लेकिन रियलाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि कभी डाउटफुल डेट की तरह। रूल्स की कंडीशन पूरी होने पे ये एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल रेंट रिसीप्ट और रिसीवेबल कैलकुलेट करते वक्त शुरू से ही एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल है द लाइक एक्सपेक्टेड रेंट इज़ 1,20,000। टेनेंट ने पूरे साल का रेंट ड्यू किया लेकिन 20,000 पे ही नहीं किया, टेनेंट डिफ़ॉल्टर निकला, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एक्चुअल रेंट लेंगे 1,20,000 माइनस अनरियलाइज ऑफ 20,000, एंड देन GAV विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 और एक्चुअल रेंट 1 लाख विच विल बी 1,20,000। फ़र्क देखा, वैकेंसी के केस में GAV सीधा कम हो जाता है, लेकिन अनरियलाइज रेंट के केस में हम बस बैड डेट जैसा अमाउंट निकाल देते हैं कैलकुलेशन से, और फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट और रिमेनिंग एक्चुअल रेंट में से ही हायर ही GAV बनेगा। नाउ एग्जाम टिप, जब भी वैकेंसी लिखा हो GAV डायरेक्टली कम हो सकता है। जब टेनेंट डिडंट पे या अनरियलाइज लिखा हो तो पहले एक्चुअल रेंट एडजस्ट करो, फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करना मत बोलना। और एक कॉम्बिनेशन केस भी हो सकता है एग्ज़ाम में, कभी कभी प्रॉपर्टी कुछ महीने वेकेंट भी रही हो और कुछ रेंट अनरियलाइज भी हो। उस केस में सीक्वेंस ये फॉलो करो, पहले अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट से माइनस करो, फिर देखो कि वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ या नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलने से कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड ट्रेड एग्जाम्पशन। अब एक बिल्डर स्पेसिफिक प्रोविज़न देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी एसएससी के पास स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में है, मतलब बिल्डर ने बेचने के लिए बनाई है और वो टैक्स ईयर में कभी भी लेट आउट नहीं हुई, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील ट्रीट होती है, लेकिन एक सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए। ये पीरियड है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से एग्जैक्टली 2 साल। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की कि वो 2 साल का काउंट सीधा कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट से शुरू कर देते हैं, जबकि क्लॉक शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड से जिसमें सर्टिफिकेट मिला है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक बिल्डर अहमदाबाद में है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 15 नवंबर 2025 को। ये डेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आती है, जिसका एंड 31 मार्च 26 में होगा, तो 2 साल का क्लॉक शुरू होगा 31 मार्च 2026 से, मतलब निल एनुअल वैल्यू मिलेगी 31 मार्च 28 तक। बट कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी उस पीरियड में लेट आउट ना हो। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी अभी भी अनसोल्ड है तो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी प्रोविजन अप्लाई होंगे। नाउ वन एग्जाम टिप, सर्टिफिकेट डेट से काउंट मत करो, फाइनेंशियल ईयर एंड से करो। ये एक लाइन याद रख लो तो MCQ भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, कंडीशन याद रखना, प्रॉपर्टी पूरे इस पीरियड में लेट आउट नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्डर ने बीच में कभी भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, चाहे एक ही महीने के लिए क्यों ना दी हो, तो उस साल के लिए ये नील एग्जाम्पशन ख़त्म हो जाएगी और नॉर्मल GAV कैलकुलेशन लगेगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मेन रूल इसमें यह है, अगर ओनर खुद उस हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा है अपने रेजिडेंट के लिए या किसी भी रीज़न से एक्चुअली ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा, तो उसकी एनुअल वैल्यू नील ट्रीट हो गई। लिमिट, ये नील बेनिफिट 2 हाउसेस तक मिलता है जो SSC खुद स्पेसिफाई करेगा। इसमें एक एग्जेप्शन है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स ईयर में कभी भी एक्चुअल लेट आउट है या ओनर को उससे कोई बेनिफिट मिलता है तो ये नील प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। उस केस में नॉर्मल GAV NAV कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अंजलि मेहता ने के पास 3 हाउसेज हैं, दिल्ली में एक जहां वो खुद रहती है, लखनऊ में एक जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं, और गोवा में एक जो पूरे साल लेट आउट है। वो दिल्ली और लखनऊ वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकती हैं। गोवा वाला घर क्योंकि लेट आउट है, उसकी एनुअल वैल्यू नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। एग्जाम टिप, 2 घर तक नील एग्जाम्पशन मिलेगी और तीसरा जो भी है वो डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। इस लाइन को याद रखना तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। एक और पॉइंट, जब SSC के पास 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइप प्रॉपर्टीज़ हों तो SSC खुद चूज़ कर सकता है कि कौन से 2 हाउसेस को वो नील डिक्लेयर करना चाहता है। नेचुरली कॉमन सेंस ये कहता है जिस प्रॉपर्टी का पोटेंशियल एक्सपेक्टेड रेंट सबसे ज़्यादा हो उसी को नील मानो ताकि टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग पॉइंट भी है जो केस स्टडी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Our next section is section 22,
डिडक्शंस फ्रॉम एनएवी। अब एनएवी निकालने के बाद हमें सिर्फ 2 डिडक्शन मिलती हैं, बस 2 और कुछ नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफन एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस, इंश्योरेंस या कलेक्शन चार्जेस भी डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो 2 डिडक्शन कौन सी है वो देखते हैं। डिडक्शन 1, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये फ्लैट 30% है एनएवी का, चाहे तुम्हें कितना भी एक्चुअल एक्सपेंस किया हो या ना किया हो, डिडक्शन फिक्स है 30%। इसके लिए कोई प्रूफ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये अलाउड है जब कैपिटल बोरो किया गया हो फॉर एक्वायरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग या रिन्यूइंग या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब एक वार्निंग है, अगर इंटरेस्ट किसी ऐसी पार्टी को पेबल है जो आउटसाइड इंडिया है और तुमने उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया या पे नहीं किया और उस पार्टी का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है, तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब ये टीडीएस कंप्लाइंस के साथ डायरेक्टली लिंक है। नाउ एग्जाम टिप, सिर्फ 30% और इंटरेस्ट, तीसरा कुछ नहीं। जब भी ऑप्शन में रिपेयर, इंश्योरेंस या कलेक्शन चार्जेस दिखे एज सेपरेट डिडक्शन, समझ जाना गलत ऑप्शन है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। चाहे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी टैक्स, पेंटिंग कॉस्ट या सोसाइटी मेंटेनेंस लिखा हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनमें से कोई भी सेपरेटली डिडक्ट नहीं होता। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है इन सब एक्सपेंस को कवर करने के लिए, चाहे एक्चुअल एक्सपेंस 5,000 हो या 50,000, डिडक्शन फिक्स है टू 30%। Now let's discuss our next topic, which is interest and SOP limits. इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। फर्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अगर कैपिटल टैक्स ईयर से पहले बोरो किया गया था, मतलब जिस साल प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट हुई उससे पहले किसी भी साल, तो उस प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट डायरेक्टली डिडक्ट नहीं होता। उसकी जगह इसको 5 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ते हैं। ये डिडक्शन मिलता है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन वाले टैक्स ईयर में और उसके तुरंत बाद 4 साल तक, तो टोटल 5 साल के लिए मिलेगा। पार्ट 2, एसओपी डिडक्शन लिमिट्स। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट डिडक्शन पे लिमिट लगाती है। अगर लोन एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हुई और एसएससी ने लेंडर का सर्टिफिकेट सबमिट किया है, तो लिमिट है 2 लाख। किसी भी दूसरे केस में जब रिपेयर, रिन्यूअल का लोन हो या कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ हो या सर्टिफिकेट ना दिया हो, तो लिमिट सिर्फ 30,000 है। और याद रखना, अगर तुम्हारे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं तो दोनों का टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन मिला के भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। मिस्टर आदित्य राव चेन्नई में रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। उन्होंने बैंक से लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए 1 अप्रैल 2020 को 25 लाख का। इंटरेस्ट रेट 9%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है मार्च 2024 में, मतलब विद इन 5 ईयर्स। तो उन्होंने बैंक का सर्टिफिकेट भी लिया है, तो ये केस आएगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, सर्टिफिकेट दिया, लिमिट विल बी 2 लाख। चाहे एक्चुअल एनुअल इंटरेस्ट 2,25,000 ही क्यों ना हो, डिडक्शन सिर्फ 2 लाख ही मिलेगी। अब कंपेयर करो मिसेस नेहा कपूर से। उन्होंने 5 लाख का लोन लिया सिर्फ अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की रिपेयर के लिए। एक्चुअल इंटरेस्ट था 35,000। ये केस आएगा सेकंड सिनेरियो में, रिपेयर्स का लोन है तो लिमिट 30,000 होगी, चाहे एक्चुअल इंटरेस्ट 35,000 ही क्यों ना हो, डिडक्शन सिर्फ 30,000 की मिलेगी। एग्जाम टिप, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन प्लस 5 ईयर्स प्लस सर्टिफिकेट, तो 2 लाख। बाकी हर केस में 30,000 की लिमिट। ये फॉर्मूला याद कर लो, कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दोनों कॉन्सेप्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एसओपी लिमिट को एक साथ कंबाइन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मिस्टर आदित्य वाले ही केस को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मार्च 2024 में और प्रॉपर्टी में खुद से रहना शुरू कर दिया अप्रैल 24 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बन गई। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा इसमें 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 24 तक, यानी 4 साल। मान लो इस पूरे पीरियड का टोटल इंटरेस्ट था 9 लाख। इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़ेंगे तो 1,80,000 पर ईयर बनेगा, जो 2024-25 से लेकर अगले 4 साल तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक क्लेम कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल 24-25 के करंट ईयर का इंटरेस्ट मान लो है 2,20,000, तो टोटल इंटरेस्ट जो क्लेम होगा इस साल करंट ईयर 2,20,000 प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट 1,80,000 विच इज़ 4 लाख। लेकिन
प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लिमिट है 2 लाख, तो चाहे कैलकुलेशन 4 लाख आए, डिडक्शन विल बी ओनली लिमिटेड टू 2 lakhs। एग्जाम्पल, करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट जोड़ने के बाद एसओपी लिमिट का फाइनल कैप हमेशा लगेगा। ये कॉम्बिनेशन एग्जामिनर बहुत बार टेस्ट करता है। Our next section is section 23, areas of rent and unrealized rent received later। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं, क्या होता है जब पूरा पेंडिंग रेंट बाद में मिलता है। इस केस में ट्रिगर है, एसएससी को एरिया ऑफ रेंट मिला है टेनेंट से जो अनरियलाइज था पहले और बेटर मान लिया गया था, लेकिन अब वो सब्सिक्वेंटली रियलाइज़ हो गया। इसकी असेसमेंट कैसे होगी? ये पूरा अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में डीम्ड होगा, लेकिन सिर्फ उस टैक्स ईयर में जब रिसीव्ड हुआ है या रियलाइज़ हुआ है, चाहे वो अमाउंट ओरिजिनली किसी भी पुराने साल का हो। और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, ये अमाउंट टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, चाहे एसएससी ने वो प्रॉपर्टी बेची क्यों ना दी हो और अब वो उस प्रॉपर्टी का ओनर भी ना हो। यानी ओनरशिप टैक्स को यहाँ वेव किया जाता है, जो भी रिसीव करे उसके हाथ में टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें एक रिलीफ मिलेगी फ्लैट 30% डिडक्शन की फ्रॉम द रिसीव्ड अमाउंट, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह। लेट्स सी एन एग्जांपल। मिस्टर संजय नायर ने अपना बेंगलोर वाला फ्लैट 2022 में बेच दिया, लेकिन उनके पुराने टेनेंट ने 2020-21 का 90,000 का रेंट पेंडिंग रखा था जो अनरियलाइज डिक्लेयर हो गया था। अब अक्टूबर 2025 में टेनेंट ने वो पूरा 90,000 पे कर दिया। क्योंकि मिस्टर नायर अब प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, फिर भी ये 90,000 उनके फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के टोटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगा। डिडक्शन मिलेगी 30%, मतलब 27,000, और टैक्सेबल अमाउंट होगा 63,000। एग्जाम टिप, ओनरशिप डजेंट मैटर फॉर एरियर्स, जो रिसीव करे वही टैक्स दे विथ फ्लैट 30% रिसीव रिलीफ। चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैप यही है। कंपेयर करो ये सेक्शन 22 के नॉर्मल डिडक्शन से, वहाँ भी 30% फ्लैट मिलता है और यहाँ भी 30% फ्लैट मिलता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, हाउस प्रॉपर्टी में 30% एक रिकरिंग नंबर है, चाहे वो एनएवी पे हो या एरियर्स पे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 24, को ओनरशिप मैकेनिक्स। लास्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट, जब प्रॉपर्टी कोन्ड होती है, मतलब 2 या ज़्यादा लोगों का डेफिनेट और असर्टेनेबल शेयर होता है उसमें। रूल 1, नो एओपी असेसमेंट। कोनर को एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह जॉइंटली असेस नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एओपी का टैक्स रेट अलग होता है और इंडिविजुअल का असेसमेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ता है। रूल 2, सेपरेट कंपटीशन। हर कोनर का इनकम उनके अपने रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होता है और उनकी इंडिविजुअल टोटल इनकम में इंक्लूड होता है। और एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट का रिलीफ वो 2 लाख या 30,000 वाली लिमिट हर कोनर को अपने अलग अलग मिलती है, मतलब ओवरऑल टैक्स बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आकाश और प्रिया दोनों हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट 50-50% को ओनर्स हैं हैदराबाद में, जिसे वो खुद रहते हैं। दोनों ने मिलकर होम लोन लिया जिसका टोटल एनुअल इंटरेस्ट था 3,60,000 और दोनों का शेयर इक्वल है, मतलब 1,80,000 ईच। क्योंकि ये सेल्फ प्रॉपर्टी है और हर एक का शेयर 1,80,000 है जो 2 लाख की लिमिट के अंदर है, तो दोनों अपना पूरा 1,80,000 क्लेम कर सकते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में। टोटल मिला के 3,60,000 का रिडक्शन पूरी फैमिली को मिल गया, जबकि अगर सिंगल ओनर होता तो सिर्फ 2 लाख तक की लिमिट रहती। एग्जाम टिप, ओनरशिप में एसओपी लिमिट मल्टीप्लाई होती है पर ओनर। ये एक जेन्युइन टैक्स प्लानिंग पॉइंट भी है, एग्जाम में भी फेवरेट है एग्जामिनर का। बस एक क्लैरिफिकेशन, और ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब शेयर डेफिनेट और असर्टेनेबल होंगे, मतलब क्लियरली डिफाइन हो कि किसका कितना परसेंटेज है। अगर शेयर डिटरमाइन नहीं हो पा रहे तो फिर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप के नॉर्मल रूल्स फॉलो करेगी और बेनिफिट इस तरह स्प्लिट नहीं होगा। अब आते हैं अपना मास्टर फॉर्मूला पे। अब एक फॉर्मूले से ही हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ये वो चीज़ है जो तुम्हें रिवीजन के लास्ट दिन बस एक बार देखनी है। स्टेप 1, एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल, दोनों में से हायर जो भी है उसको कंसीडर करेंगे। ये बन गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, बट वो टैक्स ईयर में पे हो जाना चाहिए। नाउ वी गेट एनएवी फ्रॉम द अबव।
From this, we will minus standard 30% standard deductions. And if there is any interest on borrowed capital, we can minus the same, but keep in mind the limit of 2,30,000. इसमें हम ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल है तो एरियर्स या रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट, जिसमें 30% डिडक्शन पहले ही निकाल लेना। फाइनली ये सब जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है वही है इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस पूरे फॉर्मूले को अगर तुमने अपनी कॉपी में लिख कर रोज़ एक बार रिवाइज कर लिया तो ट्रस्ट में इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे मिस नहीं होगा। चलो अब देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मिस्टर एक्स ने अपना मकान अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया। वाइफ उस मकान को रेंट पे दे देती है और 1,20,000 का एनुअल रेंट रिसीव करती है। ये इनकम किसके टोटल इनकम में और किस हेड में टैक्सेबल होगी? अपना सेक्शन कमेंट में डालिए, मैं बेस्ट आंसर को पिंग करूँगा और अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। हिंट देना चाहता हूँ, सोचो इस क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। सेक्शन 25 स्पाउस ट्रांसफ़र वाला रूल, और उसके साथ ये भी सोचो कि क्या कोई एक्सेप्शन एप्लीकेबल है या नहीं। अगर तुमने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो ये आंसर तुम्हें 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला चैप्टर जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो मिस ना हो। डाउट्स हो तो कमेंट में डालो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।